बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों, आप सबको तीसरे रोज़े की सहरी मुबारक हो और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अनयूजुअल सहरी के वक्त कर रहा हूँ, जो कि मैं आमतौर पर शाम को रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो लेकिन कल कुछ ऐसे वाक़यात हुए, रात को मैं कर ना सका, मैं कहीं बिज़ी था, मेरी मसरूफियात थी। तो मैं सोचा सहरी के वक्त का वीडियो बना के अपना तज़िया जो मैं सोच रहा हूँ दे दूँ। सबसे पहले तो ये कि आज इंशाअल्लाह मखदूम सैयद यूसुफ गिलानी, मेरे कायद, मुल्तान की शान, मुल्तान की आन, बतौर सेनेट के मेंबर के बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे और मुखालफों को मुँह की खानी पड़ेगी। वो NA 148 मुल्तान की सीट छोड़ेंगे और उनकी जगह यकीनन सैयद अली कासिम गिलानी वो मुकाबला करेंगे। मैं अब कहना नहीं चाहता पाकिस्तानी मुक्ति बानी का, PTI की सियासी जमात नहीं, एक भटके हुए 75 साल बुज़ुर्ग नौजवान रहनुमा, बुज़ुर्ग तो कहना नहीं, वो नौजवान रहनुमा उसे कहना चाहिए कि वो ख़ुद को अभी तक 72-75 का नहीं, वो 30 का समझता है। बल्कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी ख़ुद को शायद छोटा समझता है। इसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो में मेंटल मैच्योरिटी उससे कहीं ज़्यादा है, और जो इस उम्र में होती है 30-25 सालों में, उतनी उससे भी कम मैच्योरिटी टीनेजर वाली है इस पाकिस्तानी मुक्ति बानी के कायद इमरान अहमद खान नियाज़ी वल्द इकरामुल्लाह खान नियाज़ी, हाल मुकीम अडयाला जेल, कैदी नंबर 420 की है। तो इंशाअल्लाह शिकस्त फाश होगी। इससे यूसुफ गिलानी सेनेट के मेंबर मुंतखब होने के बाद फिर सेनेट के चेयरमैन भी बनेंगे इंशाअल्लाह। और सैयद अली कासिम गिलानी, यूसुफ गिलानी साहब की इलेक्शंस के मुकाबले रिज़ल्ट के मुकाबले बहुत बेहतर रिज़ल्ट इस वक्त दफ़ा देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम इस पे पहले काम शुरू कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स दूसरे भी अपना इलाकों में इन टच हैं। तो इंशाअल्लाह जब भी ये इलेक्शन होगा 1 अप्रैल में, तो हम उसमें इंशाअल्लाह से यूसुफ गिलानी को अल्लाह के फजल से उनके बेटे साहबजादे सैयद अली कासिम गिलानी को बहुत बेहतर वोटों की लीड से जितवाएंगे और वो असम्बली में जाकर हमारे इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। वो एक एक बंदे को जानते हैं, एक एक वर्कर का उनको पता है। तो यूसुफ गिलानी साहब ज़ाहिर बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफियात, अपने कद काट की वजह से अपने लोगों से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन उनका नहीं होता जितना इन नौजवानों को होगा। तो इंशाअल्लाह आज का दिन हमारे लिए एक और फतह का दिन है। दरअसल असल बात मैंने करनी थी, एक पाकिस्तानी सियासी जमात भी मैं जिसे नहीं कहता PTI, क्योंकि अब सुन्नी तहरीक है, पता नहीं चलता वो PTI है सुन्नी तहरीक है वो क्या है, क्योंकि सुन्नी तहरीक कोई पार्लिमानी जमात नहीं है और PTI कोई सियासी जमात नहीं है, लेकिन उससे वोट लोगों ने दिए हैं, ज़्यादातर 18 से 34 साल के बंदों ने के जवानों ने। तो वो भी इसलिए ख़ुद को जवान चलता है। जो हमारा हकीकी जवान लीडर है, नौजवान लीडर, जो कि अपनी उम्र से दुगना बड़ी उम्र के पॉलिटिशियंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड और बहुत ज़्यादा असर रखने वाली बातें करता है। उसकी सोच 70-75 साल वालों से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन उनके साथ हम मेरी पार्टी में बुज़ुर्ग भी हैं, मैं इसी और छोटी उम्र के भी हैं, हर उम्र के लोग हैं, लेकिन वो हैं जिनकी अपनी कोई सोच है। इन लोगों की कोई अपनी सोच नहीं है। ये एक बिखरे हुए जहन का मालिक, मुतशद्दिद जहन का मालिक, और मैं इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता, जिसकी मैं शुरू से कई दफ़ा बात करता आया हूँ कि दरअसल ये है कि
ڈاکٹر اسرار احمد حکیم سعید صاحب کو 30 سال پہلے اس کے خلاف یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی، کیا دشمنی تھی انہیں ان سے کہ یہودی لابی ایک ایسا ایکس پاکستانی کرکٹر پاکستان میں اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے علاج کرنا جا رہی ہے، اور ان کی کتاب تو حکیم سعید صاحب کی 94 میں چھپی تھی اور 96 میں PTI سے بنی تھی۔ اس وقت سے میرا اس کے بارے میں جو بھی میں پڑھتا رہا ہوں، میں اس شخص کو ایک سیاسی رہنما نہیں، اور نعوذ باللہ میں اللہ سے معافی مان کے کہتا ہوں کہ اس کے کئی فالوور ہیں جس کو میں نے دیکھے جو اسے ولی اللہ، نعوذ باللہ نبی اللہ یہ کہتے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ صحابہ ہیں، نعوذ باللہ اللہ ہمیں اپنے اس بدکار بدنام قیدی سے بچائے، اس کے شر سے بچائے۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرے وہ اس کے راستے میں وہ شہید ہوئے، اور جو ان کی راہ پہ چلے گا وہ صافی ہے، یہ وقت کا ولی اللہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک ملک کا تعلق ہے، میرے نزدیک سے ملک کی سب سے مقبول جماعت خود کو کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، ایک فطرہ ہے، ایک سیاسی فطرہ ہے جس کا مقصد ملک کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، اور وہ اسی جھنڈے پہ مسلسل چلتا رہا ہے۔ کبھی پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی پاکستان کو سری لنکا بناتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوا تو یہ ملک 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ پتہ نہیں یہ شخص کیا چاہتے ہیں، ہماری ریاست ان کے آگے کتنی مجبور ہے، مجھے یہ پتہ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں اتنی مجبور ہے۔ نکالیں سارے جو فضول کیس ہیں اس کے خلاف، اور اس کے خلاف جو اصل کیس ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، 4 میں تو سزا ہو چکی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اس کے پاس 9 مئی کا کیس ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، ان پہ فیصلے دیں۔ اور اگر یہ بے گناہ ہیں، جو میرے نزدیک بے گناہ 1% بھی نہیں ہے، یہ گناہ گار ہیں، یہ 99.9% یہ مجرم ہیں 9 مئی کے واقعے میں جس میں انہوں نے ریاست پر حملہ کیا تھا، اور اس وقت سے یہ مسلسل جب سے یہ اقتدار سے گیا یہ ملک دشمن ایجنڈے کو زیادہ بڑا چاکہ پہ اب کام کرنے لگ گیا ہے، قید میں پڑا ہے لیکن وہ اپنے فطرے سے باز نہیں آ رہا۔ جب اسے اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس کے وزیر خزانہ نے تیمور جھگڑا جو کہ KP کا وزیر خزانہ تھا، اور پنجاب کے محسن غاری جو پنجاب کا وزیر خزانہ تھا، اس سے شوکت ترین کی آڈیو منظر یہاں پہ آئی ہے کہ IM کو خط لکھو کہ اگر انہیں پیسے دیے گئے تو ہم اس کے اب پیسے واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، اس طرح کی کوئی بات کی تھی۔ پھر اس نے جب یہ اس کے بعد یہ اقتدار میں مسلسل الیکشن میں انتشار پھیلاتا رہا، جگہ جگہ اس نے وکیلوں کو کھڑا کر کے جو ہر کیس کے فیصلے پر سٹے لیتے اسے کب تک بچائیں گے، اللہ نے آخر انصاف کرنا ہے۔ اس کا نام تحریک انصاف ہے، یہ کہ اس میں انصاف راہ کی کوئی چیز نہیں، یہ ایک وقتی ذاتی مفاد کا پیروکار ہے جو اس کو بیرونی اکاؤنٹ سے زیادہ تر حاصل ہوتے ہیں، جو اوورسیز ہیں جو اسے فنڈ کرتے ہیں۔ اب کریں نا KPK میں دے، جو کل گنڈا پور جسے میں گنڈا پور کہتا ہوں لیکن کوئی ہوتا ہے اس میں غنڈا گردی کچھ ہونے لگ گئی ہو، انسان بننے لگ گیا ہو۔ کل وہ وزیر اعظم پاکستان کے چرنوں میں آ کے بیٹھا، اس نے پہلے اپنے وزیر خزانہ کے ذریعے IMF کو خط لکھا، جب پھر اس نے ایک امریکی فرم ہے لابنگ ہائر کی فرم امریکہ میں، جس نے وہاں کے کانگریس کے کچھ سینیٹرز کو اپنا ہم خیال بنایا لابنگ کی کہ اس شخص کے لیے کچھ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اقتدار سے جب چلا جاتا ہے تو پھر یہ شوکت ترین کے ذریعے اپنے صوبائی وزراء کے خط
लिखवाने की कोशिश करता है IMF को, जिसके साथ पाकिस्तान का चलना अब मजबूरी है। उसके बाद ये होता क्या है कि ये 9 मई का वाक़या होता है कि जो कि रियासत के ऊपर एक हमला था। मैं उसे हमला कहता हूँ जिस तरह खुदा न खास्ता को गैर मुल्की फ़ौज हमला करती है। उसमें इसके बड़े बड़े रहनुमा और मरकज़ी किरदार ये खुद साबित हो चुका है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों नहीं सज़ा दे रही। उसी जेल में, जिसकी असल जेल अब शुरू हुई है, तो वो उसे जेल के मुकाबले में शाना तरीके से रह रहा था, लेकिन अब उसे जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा और उसी तरह काम करना पड़ेगा, वो करते यूनिफॉर्म पहन के इंशाअल्लाह। और वो 2 दिन में ही वहाँ से जो खबरें आई हैं, जो गौर भट्ट साहब ने भी कही कि वो हर किसी को वहाँ गालियाँ देता रहता है, किसी को माँ की, किसी को बहन की। खैर ये अल्लाह जाने और जाने, और इस शख्स से हर किस्म की गंदी हरकत की उम्मीद है। फिर इसने सबसे पहले फिर IM को ख़त लिखा कि पाकिस्तान को फंड की ये किस्त न दी जाए, क्योंकि या अपना असर रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि इलेक्शन का ऑडिट करवाएं, कम से कम 30% सीटों पे ऑडिट करवाएं। उसके बाद अगर वो सही हों, जो हमारे मुताबिक इलेक्शन वो कहते हैं सही नहीं हुए, तो फिर क्या वो फिर सही साबित हो जाए तो फिर उन्हें पाकिस्तान को किस्त जारी करें। फिर वो अमरीकी अपने लाभ फ़र्क के ज़रिए जो बाइडन को ख़त लिखता है कि इस हुकूमत को तस्लीम न करें, क्योंकि या अपना रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तानी इलेक्शन का ऑडिट कराएं। जो बाइडन मुबारकबाद देते थे, इसके मुँह पे एक लितर पड़ता है। IMF साथ जवाब देता है कि ये हमारा मेडेल नहीं है, वो इसके मुंह पे लितर मार देता है। और अभी कल ही जो इसने हमारे मरकज़ी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारा ने जो कुछ इसके बारे में कहा है कि इसने यूरोपीय यूनियन को भी एक ख़त लिखा है कि जिसमें इसने मदद मांगी है कि मेरे हकूक़ मुझे नहीं दिए जा रहे, तो ह्यूमन राइट्स से ही ह्यूमन राइट्स के मुताबिक आप इन पर प्रेशर डालें कि ये सही करें, और इनको वरना इनका GSP+ स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। अब GSP स्टेटस क्या होता है? ये एक तरह की रेटिंग है कि जिससे पता चलता है GSP+ पाकिस्तान को फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिला हुआ है, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो GSP ख़त्म करे, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाए, मेरे मुंह में ख़्वाब पाकिस्तान के टुकड़े करे, पाकिस्तान में हमेशा के मुसलसल अनरेस्ट पैदा करे। तो और इसके फॉलोअर अंधाधुंध इसकी बात पे अमल किए जा रहे हैं। ये कॉल देता है, पूरे मुल्क में 1000-1200 निकल आते हैं 50-50, 30-30, 20-20 की टोलियों में, और आके नारे लगाते हैं जो कुछ हवे के और अजीब नई डिमांड कि हम आपसे मुलाकात करेंगे, जिसमें यह कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, जिसमें यह कि हमें एहतियात का हक भी दिया जाए। हंसी आती है, एहतियात का हक आपको हासिल है, आप करें, लेकिन ये कि आप एहतियात का को इजाज़त दे दें, पुरअमन एहतियात के ख़िलाफ़ आप जैसे जाते हैं जाएँ, असम्बली का जाके घेराव कर लें, उल्टी सीधी हरकत करें, पाकिस्तान को बंद करें, रोक दें, तो इस तरह तो नहीं होगा। तो मैं इमरान खान साहब से कहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी सियासत नहीं बदलनी, अपना रुख तब्दील नहीं करना, और ना ही इस जमात ने अपनी सियासत का रुख तब्दील करना है। तो काइंडली मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इसे अवामी सियासी जमात कहता नहीं, और रियासत से मुतालबा करता हूँ कि इसको एक गद्दार जमात डिक्लेयर करके इस पर पाबंदी लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।